Hey friends, I'm Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. हमारे एनसीईआरटी की बायोलॉजी के क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है उसमें 12th की एनसीईआरटी हम कंप्लीट करवा चुके हैं और आज से हम 11th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज़ अवर 17th वीडियो इन दिस सीरीज़. ठीक है, तो 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा द लिविंग वर्ल्ड. अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ स्टडी स्किल सक्सेस चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. कौन सा ऑप्शन सही है. ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक सर्टेन प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं नहीं. नॉन लिविंग चीज़ें जैसे सैंड ड्यून्स हो गए, रेत के टीले, चट्टान, पहाड़, ये सब भी ग्रो करती हैं. लिविंग बीइंग जब ग्रो करते हैं तब वो इंटरनल फोर्सेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण ग्रो करते हैं, और जब नॉन लिविंग चीज़ें हैं तो उनके ऊपर एक्सटर्नल डिपोजिशन हो जाता है, आउटर बाह्य रूप से जमाव होने के कारण वो ग्रो करते हैं. तो ग्रो करना या साइज में बढ़ना लिविंग बीइंग का भी कैरेक्टर है और नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो करती हैं. ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन ही होगा. प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज. नो, पौधे एक फिक्स एज तक नहीं बढ़ते. एनिमल्स एक फिक्स एज तक बढ़ते हैं. प्लांट्स होल लाइफ बढ़ते रहते हैं. ठीक है, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ फ्रॉम इनसाइड. यस, ये ऑप्शन सही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी ग्रोथ उनके अंदर से होती है, यानी कि उनके जो अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उपापचयी क्रियाएं उनकी ग्रोथ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. किसी भी जीव या जीवित जीवन के लिए या सजीव का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. रिप्रोडक्शन. अगर कोई लिविंग बीइंग है तो वो ज़रूर रिप्रोड्यूस करेगा. कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन. यस, इट इज़ अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस. जो बाहर जो भी वातावरण में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको लेकर के अडेप्ट हो जाना. डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू. ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेल्स होती हैं वो मिलकर के टिश्यू बनाती है. सेल्स गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू टिश्यू, लेकिन सेल्स से टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. डिफ्रेंशिएशन सेल के अंदर ही होता है. ठीक है, सेल इटसेल्फ गेट डिफ्रेंशिएटेड. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय द ह्यूमंस. ठीक है, जैसे ही हमें पता चला एनिमल्स और प्लांट्स को, हम बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन ने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया. और सबसे पुराना जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस्ड था. तो ये क्लासिफिकेशन जो है इट वाज बेस्ड ऑन यूजेस. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स का जो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन है वो दिया गया था प्लांट्स विच गिव स्पाइसेस, मसाले देने वाले प्लांट्स. प्लांट्स विच आर ऑर्नामेंटल, सजावटी पादप जिसे कहते हैं. प्लांट्स विच आर मेडिसिनल इन यूज़, जो कि कैसे होते हैं, मेडिसिनल होते हैं यूज़ में. तो इस तरीके से प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस. क्रॉप प्लांट्स, फसली पादप जो होते हैं वो. तो इनिशियल क्लासिफिकेशन तो था वो यूज़ के बेसिस पर था. फिर आया क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी के बेस पर. एंड सबसे जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन होता है वो होता है इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, उद्विकासीय प्रवृत्तियों के बेस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. अगर हम एनसीईआरटी उठाएंगे तो एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट का आपके इंट्रोडक्शन होता है वहीं पर दिया हुआ है कि अर्नेस्ट मेयर जो थे, जिन्होंने स्पीशीज़ की डेफिनेशन भी दी थी, जाति की परिभाषा भी दी थी, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. इन्होंने बहुत से काम किए जैसे ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, टेक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, इन सब में इन्होंने काम किया. और इन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, यानी कि एक जाति स्पीशीज़ के अंदर डाइवर्सिटी जो होती है वो डाइवर्सिटी कैसे पैदा होती है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें उस स्पीशीज़ के इवोल्यूशन को देखना होगा. ये कॉन्सेप्ट बेसिकली, या जो ये थिंकिंग है, ये थॉट है, ये बेसिकली किसके थे, अर्नेस्ट मेयर के थे. इन्होंने इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी को कनेक्ट किया एंड दैट वाज वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, जिसे आज तक माना जा रहा है. ठीक है, तो ही इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ टू, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन का
प्रैक्टिकल पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। टू एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑरिजिन को एक्सप्लेन करना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं, उनके ऑरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इवोल्यूशन को देखना होता है, ना कि उनके क्लासिफिकेशन को। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेमिंग के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं। फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, क्लासीफाई करने का सीधा सा रीज़न वो यही था कि जब भी कोई अननोन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उस अननोन ऑर्गेनिज्म को इजीली पहचाना जा सके और उसे पहचान करके बताया जा सके कि अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ये मैमल से बिलोंग करता है तो उसके कैरेक्टर्स मैमल के जैसे होंगे, अगर ये एवीज से बिलोंग करता है तो उसके कैरेक्टर्स किसके जैसे होंगे? एवीज के जैसे होंगे। सो इट वॉज द सोल पर्पज़, यही उसका क्या था? बेसिक पर्पज़। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ट्रू स्पीशीज़ आर, ट्रू स्पीशीज़ यहाँ पर देखिए, ये सिंगल स्पीशी की बात नहीं हुई है, यहाँ पे बात की है ट्रू स्पीशीज़। यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान में देना चाहिए, स्पीशीज़ या प्रजाति जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। स्पीशीज़ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप, ठीक है, जो दिखने में एक जैसे हो या जिनमें दिखने में सिमिलैरिटीज़ हो, उनके हैबिटेट सेम हो, ये सब चीज़ तो है ही। प्लस इसके साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है स्पीशीज़ का, जो अर्नेस्ट मेयर ने अपने डेफिनेशन में दिया था, वो ये था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन ब्रीड, जो कि आपस में क्या कर सके? प्रजनन कर सके, एंड दे कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल प्रोजेनी नेचुरली, ठीक है, जो कि जननशील या जननक्षम संतति या प्रोजेनी उत्पन्न कर सके नेचुरली, फोर्स नहीं। उसे कहा जाता है एक स्पीशीज़ के मेंबर। वो सारे के सारे मेंबर्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो एक ही स्पीशीज़ के होंगे। यहाँ पर ये कहा गया ट्रू स्पीशीज़ आर, दो अलग अलग प्रजातियाँ जो है वो कैसी होंगी? इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग एक स्पीशीज़ का कैरेक्टर है, एक स्पीशीज़ के दो मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज़ के मेंबर आपस में ब्रीड नहीं कर सकते। शेयरिंग द सेम निके, दो अलग अलग स्पीशीज़ कभी भी सेम निके शेयर नहीं करती हैं। फीडिंग ऑन द सेम फूड, इट इज़ नॉट कंपल्शन। दो अलग अलग स्पीशीज़ कब बनेंगी? हाउ, व्हेन विल बी दे ट्रूली आइसोलेटेड स्पीशीज़? जब वो क्या होगी? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन, जब वो स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ में नेचुरली रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, तब वो दो अलग अलग स्पीशीज़ बना लेती हैं। दोज आर नोन एज टू ट्रू स्पीशीज़। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। दो प्लांट्स जब एक ही स्पीशीज़ के कब कहे जाएंगे? ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ज़रूरी नहीं है। कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे होगा फॉर्म सीड्स, ठीक है। कि ये जो दो प्लांट्स हैं एक दूसरे के साथ में फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दे कैन प्रोड्यूस सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90% सिमिलर जीन्स का होना नहीं। सिमिलर एंड पॉजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी नहीं। एक स्पीशीज़ के दो मेंबर्स में ज़रूरी नहीं कि सारे मेटाबोलाइट्स कैसे हो? सिमिलर हो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने इसकी बात भी की थी, स्पीशीज़ की डेफिनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन बिकॉज, ठीक है। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास दो कैरेक्टर्स होते हैं, या तो वेजिटेटिव कैरेक्टर या क्या हो सकते हैं उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स। लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको हम क्लासिफिकेशन के लिए काम में नहीं ले सकते। जैसे कि पत्ती का साइज़ है, लीफ का जो साइज़ है वो शेप, साइज़, स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। लेकिन फ्लावर के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड रहते हैं कि एक फ्लावर में 5 पेटल्स है तो 5 होंगी, 5 स्टेमन्स है तो 5 स्टेमन्स होंगे, इंट्रोज है तो वो इंट्रोज ही रहेंगे, एक्सट्रोज है तो वो एक्सट्रोज ही रहेंगे, गाइनोशियम की कंडीशन, कार्पल की पोजीशन, प्लेसेंटा वगैरह, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड ही रहेगी। इसलिए दे आर यूज्ड एज अ क्लासिफिकेशन के लिए कैरेक्टर्स को, किसके? फ्लोरल कैरेक्टर्स को काम में लिया जाता है। तो अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं।
not attractive, not large, because the characters of flowers are basically conserved. Let's move to next question. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कार्ल वॉन लीनियस के थ्रू दिया गया था. लीनियस ने क्या कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म का नाम आपको दो पद में या दो स्टेप्स में देना होगा, जिसमें से फर्स्ट तो नेम क्या कहलाएगा उसका जेनेरिक नेम, और सेकंड नेम उसका एपिथेट क्या कहलाएगा स्पीशीज़ नेम. जैसे मैन का नाम होता है होमो सेपियंस, ठीक है, पैंथेरा लियो, ठीक है, इस तरीके से जो नाम थे वो. तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं. करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ अ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि एक जो वैज्ञानिक नाम है उसके अंदर फर्स्ट तो उसका होता है जेनेरिक नेम और सेकंड कौन सा होता है उसकी स्पीशीज़ का नाम. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमैटिक रेफर्स टू द, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो टर्म्स है जिसका हमें ध्यान रखना. एक होता है टेक्सोनॉमी और एक होता है सिस्टमैटिक्स, ठीक है. टेक्सोनॉमी क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानना, ठीक है, और उसे क्लासीफाई करना और उसका नामकरण करना. तीन चीज़ें आती हैं टेक्सोनॉमी के अंदर. टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, टू नेम द ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, एंड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है. प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, एल्गी में है, फंजाई में, कहाँ पे, और उनमें भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कौन सी क्लास में, कौन से ऑर्डर में, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है. लेकिन जब सिस्टमेटिक आ जाता है टर्म, सिस्टमेटिक में उसका नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. सिस्टमेटिक ज़्यादा एडवांस्ड ब्रांच है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये हो जाती है, सिस्टमेटिक में हो जाती है कि उस ऑर्गेनिज्म की अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में क्या रिलेशन है, वो अदर ऑर्गेनिज्म से कितनी सिमिलैरिटी रखता है, अदर ऑर्गेनिज्म से वो कितना डिफरेंस रखता है, ठीक है. जैसे चिंपैंजी है, अगर आप उसका करोगे तो उसके बाद में हो जाएगी चिंपैंजी की बंदर के साथ में कितनी सिमिलैरिटी है, कितने डिफरेंसेस हैं, चिंपैंजी की ह्यूमंस के साथ में कितनी सिमिलैरिटी है, कितने डिफरेंसेस हैं. इन सबको काम में लेते हुए इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज को भी देखा जाता है, ठीक है. तो ऑप्शन देख लेते हैं. आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन द करेक्ट ऑप्शन विल बी डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है. ऑर्गेनिज्म की काइंड्स अलग अलग वेराइटी होना उनकी, और उनके बाकियों के साथ में रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये चीज़ मेनली किसमें देखी जाती है सिस्टमेटिक्स के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN स्टैंड्स फॉर, सीधा सा याद करने का क्वेश्चन है. ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. और ICZN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसकी फुल फॉर्म है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बायोसिस्टमैटिक्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सिस्टमैटिक्स की हम बात कर चुके थे. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, साइटोलॉजिकल भी नहीं होते. इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कंसीडरिंग वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज़. कि सिस्टमैटिक्स का जब क्लासिफिकेशन बायोसिस्टमेटिकली क्लासीफाई करते हैं तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रैदर देन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. बाह्य लक्षणों की तुलना में उद्विकासीय या उसका जो उद्विकास है उसकी क्या हिस्ट्री रही है वो ज़्यादा, उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है. नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. अभी हमने बात की थी कि ये तीनों जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ये तीनों होते हैं हमारे टेक्सोनॉमी के अंदर. टेक्सोनॉमी आती, तीन चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए. कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसे नॉमेनक्लेचर करना, उसका नॉमेनक्लेचर, और उसको क्या करना, क्लासीफाई करना. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा आर नॉट यूज्ड बाय द बॉटनिस्ट. टेक्सॉन जो होते हैं उनका एक फिक्स ऑर्डर होता है, जैसे हम कहते हैं हेरारिकल ऑर्डर, ये हमें ध्यान रखना होगा. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद में आते हैं जीनस, एंड इनके बाद में क्या आते हैं, स्पीशीज़ आते हैं. लेकिन एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि फाइलम जो टर्म है ये काम में ली जाती है जोलॉजी के अंदर.
ठीक है। बॉटनी में फाइलम की जगह पे क्या काम में लिया जाता है? डिवीज़न। तो देखिए, एक तो फाइलम जो होते हैं वो बॉटनी में नहीं होते हैं, और एक चीज़ जो बॉटनी में नहीं होते वो नहीं होते आपके सब स्पीशीज़, ठीक है। फाइलम और सब स्पीशीज़ नहीं होती है। सब स्पीशीज़ जो होती है वो स्पीशीज़ से छोटी होती है। सब स्पीशीज़ की जगह बॉटनी में टर्म जो काम में ली जाती है वो क्या काम में ली जाती है? वैरायटी। दोनों क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। सब स्पीशीज़ की जगह बॉटनी में काम में ली जाती है वैरायटी, सब स्पीशीज़ काम में ली जाती है ज़ूलॉजी में। फाइलम टर्म जो होती है वो काम में ली जाती है ज़ूलॉजी में, उसकी जगह पे डिवीज़न टर्म जो है वो काम में ली जाती है कहाँ पर? बॉटनी में। बाकी का जो ऑर्डर है वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्सोनॉमी सीरीज इज़ अ ग्रुप ऑफ। सीरीज़ कहाँ पर टेक्सोनॉमी में स्टैंड करता है? तो अभी हमने जो हायरार्किकल ऑर्डर की बात की थी उसमें ये था फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ का जो ग्रुप होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जीनस के कुछ सब पार्ट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सीरीज़। हर बार ये हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली जीनस के बाद में क्या आते हैं? सीरीज़। और कुछ जेनरा के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है, और उस सीरीज़ की अपनी अपनी क्या होती है? स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्पीशीज़ सीरीज़ की नीचे है, तो स्पीशीज़ का ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है? सीरीज़। सीरीज़ का ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है? जीनस, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ दिस। इन टेक्सोनॉमी सीरीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ अ स्पीशीज़, not superorders, it is a group of species. Next question, which of the following shows the correct example of taxonomic category genus? इनमें से कौन सा जो है जीनस का एक करेक्ट एग्जाम्पल है? ठीक है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल बिलोंग टू सोलेनम। वैसे ही सही है कि सोलेनम एक जेनरा है, ठीक है, और सोलेनम के अंदर आपके क्या आते हैं? पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल तीनों आ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं फर्स्ट में ही करेक्ट ऑप्शन मिल गया। सेकंड भी हम बात कर लेते हैं। मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन्स आर प्लेस्ड इन मैमेलिया, ठीक है। ये सब मैमल्स में तो है, लेकिन मैमेलिया जो है वो जेनस नहीं है। मैमल जो है आपके क्या है? एक तरीके की क्लास है। सोलेनम एक जीनस का नाम है, लेकिन मैमल एक क्या है? आपके क्लास है। सोलेनम, पिटूनिया एंड डेटूरा आर प्लेस्ड इन सोलेनेसी। सोलेनेसी भी जेनरा नहीं है, सोलेनेसी हमारा क्या होती है? इट इज़ अ फैमिली। मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो। मैंजीफेरा इंडिका किसका बॉटनिकल नेम है? मैंगो का। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, पैंथेरा लियो जो होता है वो आपके क्या होता है? लॉयन जो होता है वो, ठीक है। तो ये तीनों तो किंगडम भी अलग अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि एक प्लांट किंगडम से है, दो प्लांट किंगडम से और एक क्या आपके एनिमल किंगडम से। तो एग्जाम्पल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। ये तीनों किसके मेंबर है? सोलेनम के मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स given below display the description of lowest taxonomic category of organism in the plant and animal kingdom? जो कैरेक्टर्स नीचे दिए गए हैं, जो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इन कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर जो है लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है प्लांट या एनिमल किंगडम की, उसको शो करता है, ठीक है। सबसे छोटी जो होती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वो कौन सी होती है? हमें पता होना चाहिए। सबसे छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? हमारी स्पीशीज़। तो इसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि इसमें से कौन सा टर्म्स या कौन सा स्टेटमेंट स्पीशीज़ को लेकर के सही है, इसने क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्पीशीज़ के लिए कौन सा सही है? इट इंक्लूड्स वन और मोर देन ऑर्डर्स। ये एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर से बनता है? नहीं, ठीक है। स्पीशीज सबसे छोटी है तो ये पॉपुलेशन से बनती है। इट इज़ अ ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिलीज। नो, स्पीशीज से फैमिली भी नहीं बनती है, फैमिलीज में स्पीशीज नहीं होती आपके बेसिकली। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल वन अनदर। ये सही है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से काफ़ी हद तक क्या रखते हैं? सिमिलैरिटी रखते हैं। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लोजली रिलेटेड एंड शेयर सिमिलर करेक्टर्स, ठीक है। दोज आर नॉट बेसिकली क्लोजली रिलेटेड, लेकिन वो कुछ करेक्टर्स शेयर करते हैं, लेकिन कुछ करेक्टर्स उनके वेरी भी हो सकते हैं। तो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल वन अनदर। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज़। प्लांट स्पीशीज़ की जो फैमिलीज़ है उनको किसके बेस पर क्या किया जाता है? कैरेक्टराइज किया जाता है।
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यस, फैमिली को करेक्टराइज करने के टाइम पे हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं, ठीक है, कि उसकी रूट कैसी है, उसकी शूट कैसी है। सबसे पहली बात, फैमिली को करेक्टराइज ही किया जाता है डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी के अंदर, जो किसके बेस पर होता है, प्रेजेंस ऑफ कोटिलेडन। अगर 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं तो डाइकॉट, अगर एक होता है तो क्या कहलाता है, मोनोकॉट। तो फैमिली के क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। एनाटमी का कोई रोल नहीं होता, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं, ठीक है, सीजनल सिमिलैरिटीज़ एंड वेरिएशंस का भी कोई रोल नहीं होता। बेसिकली बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, जो सभी हर्बेरियम में काम में लिया जाता है मेनली, वो किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, कि जो कैटेगरी दी हुई है उससे प्रॉपरली मैच कौन सा हो रहा है। टाइगर, टाइगर का नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस, तो टिग्रिस जो है वो टाइगर की कौन सी है, स्पीशीज़ होगी, पैंथेरा इसका क्या हो गया, जीनस। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल गया करेक्टली कि टाइगर का जो टिग्रिस होती है उसकी क्या है, स्पीशीज़ है। बाकी भी देख लेते हैं। कटल फिश, कटल फिश किसका मेंबर है, मोलस्का का मेंबर है, लेकिन मोलस्का क्लास नहीं है, मोलस्का क्या है, एक तरीके का फाइलम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ह्यूमन जो होते हैं वो प्राइमेट्स में आते हैं, और प्राइमेट्स जो है वो फैमिली नहीं है, प्राइमेट्स क्या होते हैं, एक ऑर्डर है। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का पूरा नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, और मस्का इसका ऑर्डर नहीं है, मस्का इसका क्या है, जीनस है। तो 499 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता इज़ फेमस फॉर, ठीक है, कोलकाता का जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है वो किसके लिए फेमस है, बहुत पुराने बरगद का पेड़ है, ठीक है, लार्जेस्ट बनियन ट्री, जिसका मेन ट्रंक, मेन मुख्य तना जो है वो ख़राब हो चुका है, सिर्फ इसके साइड ब्रांचेस जो है उसके भरोसे खड़ा है, और कई किलोमीटर्स तक इस बरगद के पेड़ की जो कैनोपी है वो फैली हुई है। इट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज, बॉटनिकल गार्डन्स क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के लिए बहुत अच्छा एरिया प्रोवाइड करने के लिए नहीं। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, ज़रूरी नहीं है कि बॉटनिकल गार्डन में ट्रॉपिकल ही हो, सब ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट्स भी हो सकते हैं, कोई भी प्लांट्स हो सकते हैं। दे अलाउ एक्स सिट्यू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, ये बात हम पिछले वीडियोज़ में भी कर चुके हैं कि बॉटनिकल गार्डन जो है वो एक्स सिट्यू कंजर्वेशन के टाइप है। एक्स सिट्यू कंजर्वेशन, उसे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से हटा करके कहीं और ग्रो करवाना, कि एक बड़ा सा फील्ड ले लिया जाता है, उसके अंदर अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करवा लेते हैं, और वहाँ उनको कंजर्व करके स्टोर करके, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन उन प्लांट्स को क्या करवाते रहते हैं, ग्रो करवाते रहते हैं। दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, नेचुरल हैबिटेट के लिए बॉटनिकल गार्डन्स नहीं बनाए जाते हैं, नेचुरल हैबिटेट के लिए सेंचुरीज और आपके बायोस्फीयर्स और नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 501 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, ठीक है, इनमें से किसे प्लांट्स और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए काम में लिया जाता है, और ये पहचान किसके बेस पर, किस आधार पर की जाती है, सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी, समानता और असमानता के आधार पर, ठीक है। तो वैसे तो देखो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता होना लग जाना चाहिए कि प्लांट्स और एनिमल्स को अगर आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा एड काम में लिया जाता है, उसके लिए काम में ली जाती है टेक्सोनॉमिक कीज़, ठीक है। टेक्सोनॉमिक कीज़ बेसिकली होती क्या है कि इसमें जनरली 2 अपोजिट कैरेक्टर्स को लिया जाता है। मान लो कोई एनिमल है, वो हमें पता है इन्वर्टिब्रेट का है, ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट का है एनिमल की पहले पता किया जाएगा वर्टिब्रेट है कि इन्वर्टिब्रेट है, तो वर्टिब्रेट्स के लिए कीज़ हो जाती है कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना वगैरह, उसमें नहीं है तो वो इन्वर्टिब्रेट में आ जाएगा। अगर इन्वर्टिब्रेट में है तो आगे 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होंगे कि वो सिमेट्रिकल है या वो क्या है, एसिमेट्रिकल है, सम्मित है या वो असम्मित है। अगर वो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल निकलेगा तो फिर उसमें आगे कैरेक्टर्स होंगे कि उसमें कौन से प्रकार की सम्मिति या सिमेट्री है, बाइलेटरल है या फिर उसमें कौन सी है, रेडियल सिमेट्री। इस तरीके से करते करते ऑर्गेनिज्म को पूरा क्या किया जाता है,
बड़े लेवल से शुरू करते नीचे स्पीशीज़ के लेवल तक लेके आते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ में इसको रखा जाएगा। तो दीज आर बेसिकली कीज़ के अलावा जो बाकी डेफिनेशन हैं उनको भी देख लेते हैं। फ्लोरा एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जितना भी टोटल प्लांट्स मिल रहे हैं, प्लांट स्पीशीज़ मिल रहे हैं, वो सारी की सारी उस एरिया की क्या कहलाती हैं, फ्लोरा। और जितनी भी टोटल एनिमल स्पीशीज़ मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया में जितनी भी एनिमल स्पीशीज़ मिलती है वो वहाँ की क्या कहलाती है, फौना कहलाती है। ठीक है, एक दो टर्म्स और हैं, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, ये भी सिस्टमेटिक स्टडी के लिए ही होती हैं, बुक्स या एक तरीके से आप कलेक्शन कह सकते हो। लेकिन मोनोग्राफ की खास बात क्या है कि दीज आर मेड फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक ग्रुप। किसी एक विशेष वर्गीकी समूह या टेक्सोनॉमिक ग्रुप की स्टडी की जाती है। जैसे कि मैंने मान लिया सोलेनम जेनरा है, तो सोलेनम का जो मोनोग्राफ होगा उसमें सोलेनम जेनरा के बारे में सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी। ठीक है, कैटलॉग्स तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ मिल रही है उन सभी की लिस्ट या उनका रजिस्टर्ड जो होता है, रजिस्टर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या कहलाता है, कैटलॉग। तो 502 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, कीज़। लेकिन कीज़ के साथ में हमें बाकी की टर्म्स को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव कॉम्प्रहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट compiled information of any one genus or family at a particular time। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इन फॉलोइंग एड्स में से ऐसे कौन से हैं जो कि एक फैमिली या एक जीनस की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो फैमिली या जीनस क्या होता है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है। और हमने अभी बात की थी कि एक टैक्सोनॉमिक क्राइटेरिया को बताने वाला जो होता है वो क्या होता है, मोनोग्राफ प्रेजेंट होता है। टैक्सोनॉमिक की बात कर चुके हैं, फ्लोरा की बात कर चुके हैं। हर्बेरियम्स क्या होता है, प्लांट्स को ड्राई करके बड़ी शीट के ऊपर क्या कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है और उनको एज अ स्पेसिमन रखा जाता है। दोज आर नोन एज हर्बेरियम्स। और फिर इन्हें लाइब्रेरी में जैसे बुक स्टोर रखते हैं उसी तरीके से स्टोर किया जाता है। तो 503 का करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। देखिए, जब वैरायटी की बात हो गई कि प्लांट एंड एनिमल की जो अलग अलग वैरायटीज़ है उसको डिफाइन करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, टैक्सोनॉमी नहीं होती, आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, क्लासिफिकेशन नहीं होता, इसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता जो होती है उससे क्या शो करते हैं, जैव विविधता से शो करते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी है प्लांट और कितनी वैरायटी है प्लांट्स की पर्टिकुलर और एनिमल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics। species to kingdom की बात करते हैं तो ये रहेगा कि जब हम स्पीशीज़ से कहाँ पे जा रहे हैं, किंगडम की तरफ जा रहे हैं। पहले स्पीशीज़ का ग्रुप क्या बनाता है, जीनस का ग्रुप बनाता है, फैमिलीज़, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़, ऑर्डर, ये क्या बनाते हैं, क्लास, फिर फाइलम, और क्या बनता है, किंगडम। तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस पड़ेगा। देखिए, स्पीशीज़ की हमने बात की थी, स्पीशीज़ के जो मेंबर होते हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ रखते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं। लेकिन एक ही जीन, दो अलग अलग स्पीशीज़ जो होती हैं उनके मेंबर आपस में ब्रीडिंग नहीं कर सकते और उनमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगी। यानी कि एक ही स्पीशीज़ के मेंबर में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन दो स्पीशीज़ के मेंबर में डिफरेंस देखने को मिलेगा, दो जीनस के मेंबर, अलग अलग जीनस के मेंबर में और ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जब हम स्पीशीज़ से किसकी तरफ बढ़ेंगे, किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, तो जो डिफरेंसेस हैं यानी कि जीवों के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेरिएशंस हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ जा रही हैं। ओके, वेरिएशंस जो होती हैं वो कैसी होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो कॉमन कैरेक्टर्स या सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं वो कैसी होती जाएंगी, कम, डिक्रीज़ होती जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस रिप्रेजेंट्स। जीनस की हमने पहले ही बात कर ली थी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़ जो होती है वो क्या कहलाता है, जीनस। इंडिविजुअल नहीं, कलेक्शन नहीं,
ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो होती हैं किसी भी प्लांट या एनिमल की, वो मिलकर के क्या बनाती है, जीनस, जीनस मिलकर क्या बनाता है, फैमिली। इसी तरीके से हायरार्किकल ऑर्डर में हमें ऊपर चढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम in the classification of animals is equivalent to which hierarchy level of class in classification of plants। हमने इसी में इसके बारे में बात की थी कि जो फाइलम है उससे सिमिलर प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में उससे सिमिलर कौन सा होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, हम ऑलरेडी इसके बारे में जस्ट पहले बात कर चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बी दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। टैक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, और कीज़ को आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, कीज़ को किसकी प्रिपरेशन के लिए काम में लिया जाता है, मोनोग्राफ्स बनाते टाइम कीज़ को काम में लिया जाता है। ठीक है, फ्लोरा लिखते टाइम भी कीज़ को काम में लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो कौन सा है। ठीक है, ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है। एबिलिटी टू मेक साउंड, यस, ठीक है, रिप्रोडक्शन लिविंग कर सकता है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि बाहर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर के रिस्पॉन्ड करना जो होता है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि कोई पत्थर पड़ा है तो उसके बाहर चाहे बारिश आ रही है, चाहे मिट्टी आ रही है, कुछ भी आ रही है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म जो इसको ज़रूर रिएक्ट करेगा। सो इट इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच कैटेगरी of taxonomic hierarchy refers to as unit of। ठीक है, each category of taxonomic hierarchy refers to as a unit of। जो each कैटेगरी होती है taxonomic hierarchy की, वो हर कैटेगरी जो होती है वो उसको किससे रिफ़र किया जाता है। इट इज़ नॉट नोन एज सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन अलग है, आइडेंटिफिकेशन की अलग है। ठीक है, हर एक कैटेगरी जो होती है उसे क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की भी यूनिट नहीं होती है, टैक्सोनॉमी की ईच कैटेगरी, यानी कि जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, ये एक एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, हायरार्किकल ऑर्डर में इसे क्या कहा जाता है, हर एक को क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। सी दे रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा करेक्ट। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे डाउट्स में पूछ सकते हैं। और हमारा वीडियो जो होता है प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।